उस दिन पढ़ाया था भाई मैंने डबल रिफ्रैक्शन, है ना। अब अपन पढ़ते हैं पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन और निकोले प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म और पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। डायग्राम देख लेते हैं भाई पहले, उसके बाद में आगे चलेंगे भी। ये ई रे है भाई, ये कनाडा बालसम सीमेंट, चलो जी। इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ निकोले प्रिज्म। इट इज बेस्ड ऑन ए डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, राहुल है क्या भाई क्लास में? कल पूछ रहा था ना, उस दिन पूछ रहा था स्कूल कब खुलेगी, खुलने वाली है बस 21 तारीख को। हाँ भाई, प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन ए डबल रिफ्रैक्शन, क्लियर। उसके बाद में अपन चलते हैं कंस्ट्रक्शन। पहले समझा देता हूं, उसके बाद में मैं लिखने का तरीका बता दूंगा कंस्ट्रक्शन में कैसे क्या होता है अपने पास। देखो भाई, निकोल प्रिज्म बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कैल्साइट का क्रिस्टल जो होता है ना अपने पास, उसका एक ऐसा पीस काम में लेते हैं। कैल्साइट के क्रिस्टल में आप जानते ही हैं 71 एंड 109 होता है अपने पास एंगल्स। ठीक है, तो कैल्साइट के क्रिस्टल का एक ऐसा पीस लेते हैं जिसकी लेंथ जो है ना उसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स हो जाए अपने पास, तो L इज इक्वल टू 3B। ऐसा अपने पास कैल्साइट का क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक है, और कैल्साइट का क्रिस्टल लेने के बाद में यहां से जो है इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड समझते ही हो, अपने पास घिस लेते हैं इसको, और इसको इस तरह से ग्राइंड करेंगे अपन कि ये एंगल जो है ना 71 से कम होके इसको 68 पे ले आते हैं। ये यूं ग्राइंडिंग चलती है इसकी, तो ये इसको ग्राइंड कर दिया यहां से, ये एंगल 68 पे आएगा, तो वो एंगल ऑटोमेटिकली 112 पे चला जाएगा। आ गया होगा समझ में, 112 पे जाएगा रीजन। ये दोनों का टोटल जो है कितना होना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। ऐसे ही अपने पास यहाँ से भी होगी वो की वही, तो ये एंगल वापस 112 का हो जाएगा, और वो एंगल कितने का हो जाएगा, 68 का हो जाता है। तो पहले तो ये अपने पास कैल्साइट क्रिस्टल का ऐसा पीस ले लिया जिसकी लेंथ जो है उसकी 3 टाइम्स हो, देन ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके एंगल कितना ले आते हैं अपन, 68 डिग्री एंड 112 डिग्री। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इसका जो डायगोनल होता है ये वाला, इसको यहाँ से 2 पार्ट में कट कर देते हैं अपने पास, दोनों के 2 टुकड़े कर दिए।
इन दोनों पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, रफ होता है ना सरफेस तो थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। उसके बाद में एक सीमेंट होती है भाई, कनाडा बाल्सम सीमेंट, उस सीमेंट से इन दोनों को वापस चिपका देते हैं, तो पेस्ट कर देते हैं इन दोनों को यहाँ से, ठीक है ना। ये दोनों फिक्स हो गए, बिटवीन में इनकी कनाडा बाल्सम सीमेंट हो जाएगी। तो ये कैल्साइट का पीस हो गया, वो कैल्साइट का पीस हो गया, इनके बिटवीन में अपने पास है कौन हो जाएगी, कनाडा बाल्सम सीमेंट हो जाती है। और सीमेंट का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो होता है भाई 1.55, कितना होता है इसका, 1.55 के इक्वल होता है। अब अपन आगे चलते हैं इसमें, देखो ये तो अपने पास कंस्ट्रक्शन में आ गया। तो कंस्ट्रक्शन में अब आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिखना है इसमें, ये तो कंस्ट्रक्शन में अपने को लिखना है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म a piece of calcite crystal is used for which length of piece is 3 times of its breadth, ठीक है ना। इसके बाद में अपने को लिखना है by grinding angles are make 68 degree and 112 degree, after that piece of crystal cut into two, divided into two parts, ठीक है ना, and pasted by Canada balsam cement, refractive index of cement is 1.55, क्लियर है। ये अपने पास यहाँ तक का लिख देना। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ से, देखो अब अपन चले यहाँ से, नेक्स्ट अपन चलते हैं वर्किंग मेथड। तो काम कैसे करता है, वर्किंग मेथड में पहले समझा देता हूँ, बाद में लिखने का मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले अपन चले, इट इज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट रे अपने पास है निकोल प्रिज्म में एंटर करती है, एंटर करते ही अपने पास ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट्स में, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना। वन इज ई रे एंड अनदर इज ए ओ रे, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाला सरफेस, ये वाला और ये वाला सरफेस दोनों जो है वो ब्लैक पॉलिश्ड कर देते हैं अपने पास। ओ रे एंड ई रे की वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। ये ओ रे जो है ना अपने पास, इसके लिए अपने पास यूं समझें कि ये ओ रे एक तो कैल्साइट हो गया, एक हो गया सीमेंट। कैल्साइट के क्रिस्टल का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ओ रे के लिए होता है 1.658 एंड इसका होता है 1.55, डिफरेंट होता है भाई, मैंने पहले भी बताया था कि ओ रे एंड ई रे के लिए अपने पास है इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो फॉर कैल्साइट क्रिस्टल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे इज 1.658 एंड सीमेंट इज 1.55। आप एक बार देखें, क्रिस्टल जो होगा वो तो डेंसर मीडियम हो गया एंड सीमेंट जो होगी वो रेयरर मीडियम हो जाएगी। लाइट रे यहाँ से आई तो यहाँ पर अपने पास डेंसर टू रेयरर एंटर करेगी। जैसे ही वो डेंसर टू रेयरर एंटर करना चाहती है, यहाँ पर ये देखो ओ रे यहाँ पर आ गई, ओ रे डेंसर टू रेयरर एंटर करेगी, यहाँ पर TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ओ रे यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर ब्लैक पॉलिश सरफेस है, देन ये जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है अपने पास भाई, ओ रे जो है वो टोटली अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये अब्जॉर्ब हो गई तो ओ रे अलग हटा दी अपन ने। इसके बाद में आ जाता है ई रे, कौन सी रे ले लेते हैं अपन, ई रे। ई रे के लिए कैल्साइट का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.468 होता है। ये सीमेंट जो होती है 1.55 पर होती है अपने पास। सीमेंट कितने पर होती है, 1.55 पर होती है, और ये अपने पास होता है 1.468 पर। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बेस पे देखोगे तो ये रेयरर मीडियम, ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। अब ई रे जो है ना कैल्साइट से किस में एंटर कर रही है अपने पास, सीमेंट में एंटर कर रही है, तो रेयरर टू डेंसर होगा। इसका अपने पास तो TIR नहीं होगा, TIR नहीं होगा तो ओनली रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो ये ट्रेवल करती हुई अपने पास आउटसाइड में आ जाएगी, आउटसाइड में आएगी तो टोटली पोलराइज्ड हो जाएगी अपने पास, ये पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड, ठीक है। तो इमर्जेंट रे इज ए टोटली पोलराइज्ड। लिखना क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वर्किंग मेथड में ये लिखना है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट एंटर in a Nicol prism, then
इट इज स्प्लिटेड इनटू ई रे एंड ओ रे। आगे लिखना है फॉर ओ रे refractive index of calcite is 1.658 and cement is a 1.55, so that TIR take place for O ray and this ray is absorbed in black polished surface। उसके बाद में अपने को लिखना है for E ray refractive index of calcite is 1.468 and refractive index of calcite is 1.468 and for cement is 1.55, so that E ray is refracted and after refraction it is totally polarized। तो E ray and O ray में टू पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, O ray को ऑब्जॉर्व करा लेते हैं, E ray जो बचेगी वो आउटसाइड में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यूजेज ऑफ निकोल प्रिज्म। तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने में अपने पास निकोल प्रिज्म यूज में ले सकते हैं एंड डिटेक्शन भी कर सकते हैं। अनपोलराइज लाइट है या पोलराइज लाइट है, तो टू डिटेक्ट पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट है निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट है डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म है ना। देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं डाइक्रोइज्म का क्या है अपने पास। when unpolarized light passes through some crystals like as a tourmaline island spar, then emergent light is totally polarized and we can say then all vibrations except one direction are absorbed in crystal। This property is called dichroism and these substances are called dichroic। तो डाइक्रोइज्म का मीनिंग है अपने पास, आपने टूरमेलिन के क्रिस्टल से शुरुआत की थी अपन ने। वेन अपने पास है हाँ, कोर्स कम होगा भाई, अभी अपने पास आया नहीं है कि कौन से चैप्टर कम होंगे या चैप्टर में कौन से टॉपिक कम होंगे। देखो भाई, चैप्टर कम नहीं होंगे फिजिक्स में ज्यादातर, तो संभव क्लियर नहीं आ रहा, आ गया आप तो क्लियर, ठीक है ना। तो चैप्टर कौन से कम होंगे, या तो कुछ चैप्टर कम कर सकते हैं। अगर चैप्टर कम नहीं करेंगे तो पूरे चांसेज ये हैं कि उसमें से अपने पास टॉपिक्स हटाए जाएंगे। अभी तक तो कोई सूचना है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कितना परसेंट, 30%, 40% कम होगा, या हो सकता है कि एग्जाम में आगे बढ़ जाए तो उस हिसाब से बता दिया जाएगा आपको। जब भी आएगा तुम तो पढ़ो। तो डाइक्रोइज्म में अपने पास क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो होता है ना अपने पास, वो टूरमेलिन के क्रिस्टल से जब अपने पास पासेज थ्रू होता है, तो उसमें से क्या होता है कि एक वन डायरेक्शन के जो सिंगल डायरेक्शन है उसके तो वाइब्रेशन जो हो जाते हैं वो ऑब्जॉर्व नहीं होते हैं, और रेस्ट पार्ट जो है ना सारा का सारा ऑब्जॉर्व हो जाता है। इट इज कॉल्ड ए डाइक्रोइज्म एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड ए डाइकोरक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है अपने पास। तो प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, बाहर जो आएगी वो पोलराइज लाइट हो जाएगी, जो अदर वाइब्रेशंस हैं वो सारे के सारे अपने पास अब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइड। ठीक है, क्या कर रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है।
नेटवर्क की दिक्कत है उसको है। हाँ तो मैं यही तो कर रहा हूँ, नेटवर्क की दिक्कत रही होगी कोई। हाँ जी भाई, अब अपन चलते हैं पोलेरॉइड। Polaroids are substance by which unpolarized light can be converted into polarized light। आ गया होगा समझ में, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो अपने पास हो गया कि पोलराइड्स आर सब्सटेंस बाय विच अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अब पोलराइड्स में अपने पास सब कुछ यूज में ले सकते हैं, लाइक एज निकोल प्रिज्म हो गया, टूरमेलिन क्रिस्टल हो गया अपने पास, ठीक है ना। टू मेक ए चीप पोलराइड्स, अपने को जब भी कमर्शियल अपने प्रोडक्शन चाहिए होता है तो फिर सस्ते ढूंढते हैं अपन, हर चीज अपने पास क्या होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए। टू मेक ए चीप पोलराइड्स है हर्पेथाइट इज यूज्ड। हर्पेथाइट होता है भाई एक, हर्पेथाइट, हर्पेथाइट इज यूज्ड। हर्पेथाइट क्या होता है, आयोडो सल्फेट ऑफ कुनेन, आयोडो सल्फेट ऑफ कुनेन इज कॉल्ड हर्पेथाइट। अब कुनेन क्या होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लोरोक्वीन को अपन कुनेन कहते हैं अपने पास। क्लोरोक्वीन जानते हो, इस मलेरिया में दवा दी जाती है ना अपने पास, वो कुनेन होती है अपने पास, है ना। तो क्लोरोक्वीन या कुनेन एक ही बात है। तो आयोडो सल्फेट ऑफ कुनेन इज कॉल्ड हर्पेथाइट। तो हर्पेथाइट इज यूज्ड एज ए पोलेरॉइड। पोलेरॉइड अपने पास चीप पोलेरॉइड अगर बनाना है तो हर्पेथाइट यूज में लेते हैं। और हर्पेथाइट की लेयर्स को नाइट्रोसेलुलोज पर अपने पास है बिछा दिया जाता है अपने पास, ये मान लो। तो नाइट्रोसेलुलोज पर अपने पास उसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स इस तरह से करते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनके ऑप्टिकल एक्सिस जो है सारे के सारे पैरेलल डायरेक्शन में आ जाना चाहिए अपने पास। तो अपन ये लिख सकते हैं टू मेक ए चीप पोलराइड्स है हर्पेथाइट इज यूज्ड, हर्पेथाइट इज ए आयोडोसल्फेट ऑफ ए कुनेन, ठीक है ना। ए लेयर ऑफ हर्पेथाइट इज ए fixed on nitrocellulose so that optical axis of all molecules are parallel to each other. After that herpethite is fixed between two glass plates। तो वो लेयर जो है वो ग्लास प्लेट्स के बिटवीन में अपने पास फिक्स कर दी जाती है। आगे अपन चलते हैं, हर्पेथाइट और पोलेरॉइड्स इज बेस्ड ऑन ए डाइक्रोइज्म। अब अपने पास पोलराइजेशन कैसे होगा, ये है पोलराइजेशन का मेथड। देखो ये पोलराइड है भाई, आओ हाँ भाई देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं, ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है ना। तो ये किस में एंटर करती है, पोलेरॉइड में। आप ये देख रहे हैं, इसमें दोनों वाइब्रेशंस ले लिए मैंने, पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ है पेपर, दोनों हैं। अब अपन चलें इसमें, when light enter into a polaroid then by selectively absorption emergent light is a totally polarized। मेथड वो का वही है जो टूरमेलिन क्रिस्टल में होता है। सपोज दैट कि 100 डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हैं, तो 99 डायरेक्शंस के वाइब्रेशन इसमें अब्सॉर्ब हो जाएंगे। जो इमर्जेंट होगा वो सिंगल डायरेक्शन का होगा। तो इमर्जेंट लाइट इज ए टोटली पोलराइज्ड। ठीक है, ये पोलराइड हो गया, आप समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब अपने पास आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। चलो जी भाई,
तुम्हारी कॉपियां बल कई भाई कल जो है ना चेक नहीं हो पाई थी, एक दो बच्चों की तो भेजी थी, आज चेक करूंगा मैं, कल कहीं टाइम नहीं मिल पाया था, तो टेस्ट की कॉपी आज भेज दूंगा। और बाकी तो आना ही है 10 दिन बाद में स्कूल को। चलो जी भाई, यूजेस ऑफ ए पोलराइड। यूजेज ऑफ है पोलराइड, क्या यूज में आते हैं अपने पास। देखो फर्स्ट यूज तो आप सभी बता देंगे भाई कब आना है, अभी तो फिक्स नहीं है पर बता देंगे बस, अब आने वाला ही है टाइम। देखो यूजेज ऑफ पोलराइड में अपने पास फर्स्ट आ जाते हैं अपने पास, पोलराइड इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास क्या यूज में लेते हैं, पोलराइड यूज में लेते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ ए पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट। डिटेक्शन का मीनिंग जानते ही हो, देखना है कि कौन सा पोलराइज्ड लाइट है कौन सा अनपोलराइज्ड लाइट है, सेकंड यूज हो गया। उसके बाद में अपन आते हैं इन टू व्यू 3D फिल्म्स, है ना। 3D फिल्म देखने में पोलराइड यूज में लेते हैं। आप में से ज्यादातर बच्चों ने 3D फिल्में देखी होगी ना, वो एक गोगल्स लगा के देखे जाते हैं अपने पास, ऑरेंज कलर का सा देखते हैं, उसमें 3D में फिर ये देखते हैं कि वो भूत आ रहा है तो टांग तुम्हारे कान के पास से गुजर जाती है या तुमको पकड़ने की कोशिश करता है। तो 3D मूवीज अपने पास देखने के लिए इसका यूज होता है, पोलराइड्स यूज में आते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं in a windscreen of vehicles, polarized layers is used to minimize intensity of a emergent light। देखो भाई कार ट्रक बस इनकी विंड स्क्रीन होती है। विंड स्क्रीन का मीनिंग होता है ड्राइवर के आगे फ्रंट में जो बड़ा अपने पास ग्लास लगा रहता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, साइड व्यू मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े वाला जो अपने पास ग्लास लगा रहता है जिसमें से आगे देखा जाता है पूरा, इट इज कॉल्ड विंड स्क्रीन। उस विंड स्क्रीन में क्या होता है अपने पास है एक पोलराइड की लेयर लगानी पड़ती है भाई। क्यों लगानी पड़ती है, रीजन बता देता हूँ। जब अपन नाइट में हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो सामने से जो व्हीकल्स आते हैं उनका रिफ्लेक्शन आंखों में बहुत आता है, और खास तौर से अगर बारिश हो जाए तो रिफ्लेक्शन और ज्यादा आता है। उस रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी डिक्रीज करने के लिए पोलराइड यूज में लेते हैं। तो विंड स्क्रीन में पोलराइड अपने पास एक लेयर लगा देते हैं, क्योंकि पोलराइड क्या काम करेगा, अब्सॉर्ब करता है लाइट को, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो अपने पास है रिफ्लेक्शन से बचा जा सकता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ, पोलराइड फिल्म इज यूज्ड इन विंडोज एंड डोर्स ऑफ ए एरोप्लेन। एरोप्लेन के विंडोज और डोर्स होते हैं, उनमें भी अपने पास पोलराइड की लेयर्स होती है। टू मिनिमाइज इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, उसमें भी इनसाइड में कितनी लाइट है उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए पोलराइड की फिल्म यूज में लेते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन और शुगर सिरप। शुगर का सॉल्यूशन है उसके कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने में अपने पास किसका यूज होता है, पोलराइड यूज में लेते हैं। रटने हैं भाई ये तो सारे के सारे थ्योरी है। उसके बाद में अपने पास है एक और यूज है जो लिखा हुआ नहीं होगा, नोट्स में मिलेगा भी नहीं। वो यूं रहता है कि आपने सभी ने डे नाइट के मैचेस देखे होंगे, है ना। लॉकडाउन में वैसे भी मैच ही देख रहे हो पुराने, तो डे नाइट के मैच में आपने देखा होगा जो बाउंड्री पे जो प्लेयर होता है वो फील्डिंग करता है। तो फील्डिंग करता है तो आपने देखा होगा कि वो एक गोगल्स लगाते हैं, सारे ही बाउंड्री पे फील्ड करने वाले प्लेयर्स होते हैं, और ऑरेंज कलर के सेब होते हैं, येलो ऑरेंज कलर के गोगल्स होते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए लगाए जाते हैं भाई, बाउंड्री पे जो कैचे जाते हैं ना वो ऊपर से आते हैं, तो होता क्या है वो जो फ्लड लाइट्स होती है उनसे आंखों में रिफ्लेक्शन बहुत आता है और अपने को देखने में दिक्कत आने लगती है। तो उसकी इंटेंसिटी, फ्लड लाइट की जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए वो गोगल्स या वो चश्मा लगाते हैं। अपन ये मानते हैं कि फैशन में पागल हो रहा है, रात में भी अपने पास गोगल्स लगा रखे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है।
वो उस इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। ये अपने पास इसके यूजेज हैं। आगे अपन चलते हैं, डिटेक्शन ऑफ पोलराइड, अनपोलराइज्ड, partially polarized, and a polarized light. देखो भाई, अपने पास लाइट जो है वो 3 टाइप्स की होती है, अनपोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड एंड ए पोलराइज्ड लाइट। डिटेक्शन कैसे करना है कि कौन सी लाइट है, तो सबसे पहले अपन करते हैं, फॉर डिटेक्शन ऑफ अनपोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट ए टूरमैलिन क्रिस्टल इज यूज्ड। ठीक है ना, कोई भी लाइट है, अपने को पता नहीं है कि कौन सी लाइट है। when we place a tourmaline crystal on a light, जो भी लाइट है उसके पास में अपने पास से टूरमेलिन का क्रिस्टल रख देते हैं। उसके बाद में एक कंप्लीट राउंड देंगे भाई। कंप्लीट राउंड का मतलब आप समझते हो, 360 पर रोटेट करा देंगे। इन ए कंप्लीट रोटेशन ऑफ टूरमेलिन क्रिस्टल, अब 3 रिजल्ट्स आएंगे। इन ए कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए टूरमेलिन क्रिस्टल, इफ there are no change in intensity of emergent light, there are no change in intensity of emergent light, then it is unpolarized light। देखो, इंटेंसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो अपने इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी में, देन इट इज ए अनपोलराइज्ड लाइट। उसके बाद में अपन चलते हैं, इफ इंटेंसिटी इज डिक्रीजेस or increases in complete rotation but not equal to 0, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, बट 0 नहीं हो रही है, इट इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, तो अगर इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ इमर्जेंट लाइट, इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। इंटेंसिटी डिक्रीजेज, इंक्रीजेज बट नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज ए पार्शियली पोलराइज्ड। इफ ए intensity is 2 times maximum and 2 times is 0, for 2 times it is a maximum and for 2 times it is a 0, then light is a totally polarized light। ये है अपने पास 2 times maximum हो, 2 times 0 भी होनी जरूरी है अपने पास, then it is a totally polarized light। क्लियर। उसके बाद में अपन चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मेलस लॉ। अरे हाँ भाई, डॉपलर इफेक्ट भी कराएंगे रे, भूल गया था भाई, हिंदी मीडियम में तो कराया ही नहीं तो भूल ही गए। मेलस लॉ, राहुल ने याद दिला दिया, अच्छी बात है भाई। मेलस लॉ से पहले भाई मैं 2 चीजें बता देता हूं, पोलराइजर एंड एनालाइजर। सबसे पहले आते हैं पोलराइजर। पोलराइजर्स आर सब्सटेंस बाय विच अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी कन्वर्ट इनटू पोलराइज्ड लाइट। तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। एनालाइजर्स आर सब्सटेंस बाय विच अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट कैन बी डिटेक्टेड।
तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना हो तो पोलराइजर यूज हो जाएगा। एनालाइजर का मतलब होता है एनालिसिस करने में, तो डिटेक्शन करने में, तो टू डिटेक्ट अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर इज ए यूज्ड। क्लियर। अब अपन बता देता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल दोनों के सेम है भाई। निकोल प्रिज्म हो गया, टूरमेलिन क्रिस्टल हो गया, कैल्साइट क्रिस्टल हो गया, ये सारे के सारे पोलराइजर हैं और वही एनालाइजर हैं। तो जो एज ए एनालाइजर यूज होगा वो एज ए पोलराइजर भी यूज हो सकता है। तो दोनों के सेम एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं मेलस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, polarizer and analyzer are placed in path of any light. According to this law, polarizer and analyzer are placed in path of any light, then intensity of emergent light is directly proportional to cos square of theta. तो रूल हो गया I is proportional to cos square of theta। देखो भाई, कोई भी लाइट है उसके पाथ में अपन एक तो एनालाइजर रखते हैं, एक क्या रखते हैं अपन है पोलराइजर। देन उसके बाद में जो इमर्जेंट लाइट होगी, इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी ले ली आई, देन आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, वेयर थीटा इज ए एंगल बिटवीन पोलराइजर and analyzer। नेक्स्ट अपन चलें, I is equal to I naught cos square of theta, where I0 is constant। ठीक है। it is equal to maximum intensity, तो I नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है भाई। नाउ फर्स्ट कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट इज कॉल्ड ए पैरेलल अरेंजमेंट, then I is equal to I naught cos square 0, value of cos 0 is 1, so that I is equal to I0 and maximum आ जाएगा अपने पास। सेकंड, थीटा is equal to 90, it is called a crossed arrangement। then क्या रहेगा, I is equal to I naught cos square 90, value of cos 90 is equal to 0, so that intensity is a minimum and I is equal to 0। देखो भाई, ये थीटा इक्वल टू 0, ये तो पैरेलल अरेंजमेंट्स हैं, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी हैं भाई। और ये थीटा इक्वल टू 90, ये क्रॉस्ड अरेंजमेंट्स हैं भाई। इनमें से एक तो पोलराइजर है और दूसरा एनालाइजर है। क्रॉस का मतलब 90 पर हो गए एंगल्स, इसमें पैरेलल का मतलब एंगल कितना हो गया 0, तो ये तो पैरेलल हो गया अरेंजमेंट, ये क्रॉस्ड हो गया। ये पोलराइजर ले लेना एक, तो एक एनालाइजर ले लो इसमें। कल डॉपलर इफेक्ट और इसके न्यूमेरिकल जो हैं कल करा देंगे, तो कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा और अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।